जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा। ऐसा प्रश्न आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में बार बार पूछा जाता है। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपका नंद किशोर यादव हैं। वो आपका कौन है? नंद किशोर यादव है। याद रखिएगा, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नंद किशोर यादव हो जाएंगे। ये आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता सवाल है। एवं इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न है जो आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में इस बार पूछ सकता है? जैसे में पूछ सकता है, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें होते हैं? बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें होते हैं? तो याद रखिएगा, 243 सीटें होते हैं। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें होते हैं? तो 243 सीटें होते हैं। अगर बात करेगा कि जो बिहार विधानसभा है इसका गठन कब किया गया था? तो 1935 ईस्वी में किया गया था। बिहार विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा का गठन किया गया था। एवं पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर से भी आपके 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है? ये वाला भी हाल फिलहाल में आपकी एग्जाम में एक दो एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है, ठीक है ना। बिहार का जो उप मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा, ये आपके सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे पहला आम चुनाव कब हुआ था, ये वाला भी सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा गया, ये वाला सवाल है, ठीक है ना। ये वाला जो हम अभी स्टार मार्क कर रहे हैं वो वाला सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा गया सवाल है। बिहार का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में आपका पहला आम चुनाव हुआ था। याद रखिएगा, ये आपके सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं पहले बता दूं आपको, आपकी एग्जाम में जीके का 40 क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद हिंदी का 30 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ का 30 क्वेश्चन। एक टोटल मिलाकर आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ठीक है। एक और फिर से आपको रिपीट करवा दे रहे हैं जो जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले तो सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में आपका पहला आम चुनाव हुआ था, ठीक है ना। ये वाला पूछ सकता है कि कुल कितने सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं विधानसभा में। विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा साथियों, ठीक है। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 243 सीटें। इसका गठन कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो सॉरी, बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो सम्राट चौधरी है। अब यहाँ पर बात करें कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है विधानसभा का? तो नंद किशोर यादव है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, ठीक है। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैथ के भी एक प्रश्न को आपको दिखाना चाहते हैं कि मैथ आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल लेवल का साधारण ब्याज से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपको बता दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे में लाभ हानि से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, लाभ हानि हो गया। यहाँ से साधारण ब्याज से भी बन गया, अनुपात समानुपात से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है साथियों। दूरी समय काज, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर हर साल ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखा जाता है। जब भी एग्जाम होगा बीएससी कार्यालय परिचारिका, ऐसा एक प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालना रहता है। ऐसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा आपके एग्जाम में टफ लेवल का प्रश्न पूछेगा। जैसे में यहाँ पर साधारण ब्याज न निकाल के आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए देता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज भी आपके एग्जाम में आता है, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होता है साथियों? 100 होता है। बाकी सारा क्वेश्चन में आपको दिया है मूलधन कितना है? 2500 है। फिर दर पर पूछेंगे तो 5% हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग फिल कर देंगे।
मूलधन आपका 2500, समय आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, दर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो आपका कटेगा तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 50 में 5 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप ऐसे प्रश्न जब मैथ में आए साधारण ब्याज से तो आप ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो आपको डेमो के लिए एक मैथ का प्रश्न बता दिए, हम लास्ट में आपको मैथ का इंपॉर्टेंट सवाल करवाएंगे, ठीक है ना। ये डेमो आपको दे रहे थे। चलिए अब आता है आपका इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में आने वाला सवाल है। ये सब संभावित प्रश्न है जो कि इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी सवाल का जवाब आए आप उसका जवाब कमेंट में देते चलिएगा ताकि दोबारा आपको रिपीट हो जाए। बिहार में राजकीय वृक्ष, बिहार में जो राजकीय वृक्ष का दर्जा मिला है वह किससे प्राप्त हुआ है। राजकीय वृक्ष का दर्जा किससे प्राप्त हुआ है, तो काफी सारे बच्चे इसका जवाब सी दे रहे हैं। सी नहीं होगा आपका, बरगद का नहीं हो जाएगा। राजकीय वृक्ष का दर्जा किससे प्राप्त है, तो पीपल को प्राप्त है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजकीय वृक्ष का दर्जा किससे प्राप्त है साथियों, पीपल को प्राप्त है। और आपका राइट आंसर भी कुछ बच्चे का बी ऑप्शन भी आ रहा है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, राजकीय वृक्ष हो गया, राष्ट्रीय जानवर हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय मिठाई हो गया। यहां से एक प्रश्न हर साल आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाता है। भले ये प्रश्न आपको सिंपल लगे लेकिन यहां से एक प्रश्न हर साल आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल लेवल का है इसलिए इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। आगे आइए अगला नंबर सवाल जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर हो जाएंगे। राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर अभी वर्तमान समय में आपके बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। राजेंद्र विश्वनाथ कौन है, अलंकर है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं बीएससी कार्यालय परीक्षा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली मतलब यहाँ पर लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चा जुड़कर बीएससी कार्यालय परीक्षा का तैयारी करें। तो आज से आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और जो भी तैयारी करवाते हैं आप उसे कीजिए, एक सवाल रिजल्ट आपका ही होगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथियों तो यहाँ से आपको सिलेक्शन 100% दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों क्योंकि यहाँ पर डेली आपको क्लास करवाया जाता है, ठीक है ना। तो आगे चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा जिला है, ये भी आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा हम लोग रोहतास को चावल का कटोरा कहते हैं। किसे चावल का कटोरा कहते हैं, तो रोहतास को चावल का कटोरा कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है साथियों, रोहतास को चावल का कटोरा कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है एवं कई बार ये प्रश्न रिपीटेड भी हो चुका है। तो आप ऐसे प्रश्नों को साथियों अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए और इस वीडियो में आपको जीके हिंदी मैथ सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आधा से ज्यादा प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को हुबहू मिलेगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना यानी रिफाइनरी कारखाना कहाँ स्थित है। मतलब तेल जैसे में जमीन के अंदर से निकाला जाता है तो उसको शुद्ध किया जाता है। तो बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा साथियों ये आपका बरौनी में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है, बरौनी में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका कहाँ में स्थित है, बरौनी में। अगर पूछेगा कि बिहार में सबसे ज्यादा बंदूक एवं बम बारूद बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ में है, तो मुंगेर में है। मुंगेर में आपका बम बारूद बंदूक बनाने का सबसे ज्यादा कारखाना है। या पूछेगा सिगरेट बनाने का बिहार में सबसे ज्यादा कारखाना कहाँ है, तो सिगरेट बनाने का कारखाना आपका सबसे ज्यादा मुंगेर में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर तेल शोधक कारखाना पूछेगा तो बरौनी में हो जाएगा, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाने वाला, ठीक है। आगे चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि आप एग्जाम में देख सकते हैं।
ऐसा एक प्रश्न हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल आपका क्या कर रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार के किस जिला में मिला है। जैसे में विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका कुछ अवशेष मिला है, कुछ उससे संबंधित जानकारी मिला है, वह किस जिला में मिला है। तो याद रखिएगा ये आपका भागलपुर में मिला है। ये आपका कहाँ में मिला है, भागलपुर में मिला है। अब नालंदा से मेरे एक बात याद आया कि नालंदा विश्वविद्यालय से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जैसे में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था, तो कुमार गुप्त ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। याद रखिएगा साथियों, अगर पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, तो बख्तियार खिलजी ने, लेकिन बनाया किसने था, कुमार गुप्त ने बनाया था। ठीक है, दोनों की याद रखिएगा, दोनों से संबंधित आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बिहार में सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के क्या है, प्रथम राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे अनुग्रह नारायण सिंह का, तो अनुग्रह नारायण सिंह हमारे बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। ठीक है ना, सॉरी राज्यपाल नहीं है, ठीक है ना, इसको कट कट कर देते हैं। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए छात्र आंदोलन के नेता कौन थे, तो छात्र आंदोलन के नेता आपके जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। छात्र आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर बात करें सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था, तो मजहरुल हक ने किया था। सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था, मजहरुल हक ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ठीक है ना, अच्छे से देखना है आपको, आपको भी जवाब देना है। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, एरिया के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है शिवहर आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला हो जाएगा। आप लोग मेरे वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर मैं आपका वीडियो यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, दो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग एक बार अपना अपना जिला बता दीजिएगा कि हाँ सर हम यहाँ से आपका वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ये बात हुआ बिहार का। अगर आपके एग्जाम में भारत का पूछ दे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आपका हो जाता है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलिए 9 नंबर आपका सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट का स्थापना किस वर्ष हुआ था। याद रखिएगा साथियों, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में आपका पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। अगर हम लोग बात करें बिहार की राजधानी पटना कब बनी थी, तो याद रखिएगा बिहार की जो राजधानी पटना बनी थी वह बनी थी 1912 ईस्वी में। बिहार की राजधानी पटना कब बनी थी, 1912 ईस्वी में बनी थी, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें 1920 ईस्वी का, तो 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, एक मिनट साथियों याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन, एक मिनट असहयोग आंदोलन कब हुआ था साथियों, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर आप यहां तक क्लास को देख रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा साथियों सबसे पहले आपको पता चलेगा। जो भी वैकेंसी आएगी आपको ग्रुप में बताया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सारा आपको ग्रुप में ही डाला जाता है। ठीक है, तो ग्रुप में जुड़ने का ये आपको फायदा होने वाला है। जुड़ना कैसे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है, BSSC लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से आपके पास ग्रुप का लिंक जाएगा। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, प्रक्रिया आपको ये करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से आपके पास लिंक चला जाएगा ग्रुप का, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर आपको बता दिए पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में। बिहार की राजधानी पटना कब बनी, 1912 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था,
1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। 10 नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार अभयारण्य स्थित है? ठीक है ना, कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार स्थित है। ये सभी बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा कुशेश्वर कह रहा है, कुशेश्वर कह रहा है, ये मतलब काफी इंपोर्टेंट सवाल है। कुशेश्वर कह रहा है, इसका मतलब, कहने का मतलब है कुश, मतलब कुश में आप लोग चलेंगे। कुश आप लोग गांव देहात की भाषा में जान रहे होंगे कुश क्या होता है, तो उससे मतलब डर लगता है सभी को, तो दरभंगा हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ से आपको सबको क्या लगता है, डर लगता है, तो क्या हो जाएगा, दरभंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा आपको कर लेते हैं। ठीक है ना, दरभंगा हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार कहाँ में है, दरभंगा में है, याद रखिएगा। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों, बिहार केसरी के नाम से, बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? जिनको पता है आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, और मैं भी कई बार आपको रिपीटेड करवा चुका हूँ। बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? इन्हीं को बिहार केसरी या श्री बाबू के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी या श्री बाबू के नाम से इन्हीं को जानते हैं। याद रखिएगा किनको जानते हैं बिहार केसरी या श्री बाबू के नाम से, तो डॉक्टर श्री कृष्ण श्री को श्री बाबू या श्री मतलब बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। ये हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह रह चुके हैं। जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा छात्र आंदोलन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था, तो 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा छात्र आंदोलन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में आपका छात्र आंदोलन किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है साथियों? तो सभी को पता होना चाहिए बिहार में हमारे कितने डिवीजन है, तो टोटल 9 डिवीजन है हमारे बिहार में। टोटल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। अगर टोटल जिला की बात करेंगे तो 38 जिला है, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, आप लोग भी इसका जवाब कमेंट में देते चलिएगा, ताकि पता चले हमें आपने कितना प्रश्न को सही किया। ठीक है, अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनगणना घनत्व कितना है? जनगणना घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के दायरे में बिहार में कितने व्यक्ति रहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। तो याद रखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। आप लोग समझ सकते हैं बिहार का जनसंख्या धीरे पर धीरे कितना लेवल का बढ़ रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि बिहार में राज्यसभा का कुल कितने सीटें हैं? बिहार में जो राज्यसभा की कुल सीटें हैं, संख्या जो कुल सीटों की संख्या है वह आपका 16 है। वह कुल सीटों की संख्या कितना है राज्यसभा का? 16 है। ठीक है ना, अगला नंबर सवाल को देख लेते हैं। विदेह के राजा जनक, विदेह के राजा जनक के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन था? जो विदेह के राजा जनक थे उसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, उसको हम लोग गार्गी के भी नाम से जानते हैं, उसको याज्ञवल्क्य के नाम से, या गौतम को भी, या उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ज्यादातर 100% में से 90% चांस रहता है कि सभी वाला सही होगा। मतलब जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न मिल जाए जिसमें सभी ऑप्शन रहे, तो ज्यादातर चांस है कि उसमें से सभी वाला होगा। ठीक है ना, चलिए
अगला नंबर सवाल है कि बिहार के किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बिहार के किस भाषा में संविधान की 8वीं अनुसूची को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, मैथिली को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? मैथिली को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में आपका टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। टोटल कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? टोटल 22 भाषाओं को आपका मान्यता दिया गया है साथियों, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार के किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली भाषा को किया गया है। इसमें टोटल कितने भाषाओं में मान्यता प्राप्त किया, मतलब कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला नंबर सवाल है साथियों, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यह एक लेखक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका जन्म भी पूछ लिया गया है। थोड़ा सा आपको याद रखना है, तो ये आपका अररिया में हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है? तो अररिया में हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 19 नंबर, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था साथियों? तो याद रखिएगा, वो हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री किए थे, यानी श्री कृष्ण सिंह ने किया था। स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किए थे, याद रखिएगा। ठीक है। 20 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, बिहार का कांवर झील, बिहार का कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कांवर झील पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, कांवर झील की बात करेगा तो कांवर झील आपका बेगूसराय में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है साथियों? बेगूसराय में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग संविधान से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर बार रिपीट यह हो रहा है प्रश्न। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। संविधान का जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया है, वह संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले प्रश्न को समझिए कि जो भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, वह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे में आपके एग्जाम में संविधान से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। अगर बात करेंगे कितना अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है, याद रखिएगा। ठीक है। अगले नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में टोटल कितना हड्डियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डी पाई जाती है। कितना हड्डी? 206 हड्डी पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, और आपको भी पता होगा 206 हड्डियां पाई जाती है। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। 23 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, और आपको कई बार बता चुके हैं, तो आपका इसका जवाब आना चाहिए कमेंट में। रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर रक्त का थक्का जमाना है तो कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपका इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ साथियों। ठीक है ना। चलिए, ये वाला भी प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ साथियों। प्रकाश वर्ष वाला भी आपको कई बार करवा चुका हूँ। दक्षिणतम बिंदु आपका सुबह ही हुआ है। ये वाला 27 नंबर वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा भी चुका है। ये प्रश्न मैं भी पहले आपको बताया हूँ, लेकिन आपको पता नहीं होगा, तो मैं इसको बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लोधी वंश, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा? इब्राहिम लोधी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा साथियों? इब्राहिम लोधी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर आपका सवाल है साथियों, नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का संबंध किससे? ये वाला भी प्रश्न मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं साथियों। ये सवाल आपको पता होना चाहिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली से हो जाएगा आपका मछली उत्पादन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मछली उत्पादन से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग दूध उत्पादन से, तो दूध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। हमने जीके के बहुत प्रश्नों को कवर कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। एक दो जीके के प्रश्न के बाद हम लोग हिंदी के प्रश्न को कवर कर लेते हैं। ठीक है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? ठीक है ना। ओजोन परत जो होता है, उसके लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है? उसके लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो याद रखिएगा, CFC
CFC, जिसको हम लोग पूरा नाम में, अगर इसका फुल फॉर्म ही आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो क्या होता है? कार्बन होता है साथियों, याद रखिएगा। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है ना। चलिए, 30 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके BSSC कार्यालय परिचार में बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा, वो आपके सुकुमार सेन हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे साथियों? सुकुमार सेन हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो याद रखिएगा, जादूगोड़ा की जो खाने हैं वो आपकी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अगले नंबर सवाल को कवर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, ये आपका टंगस्टन का बना होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर को हम लोग कवर करते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। सवाल आपका कह रहा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के आपके प्रथम शिक्षा मंत्री थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वाला भी सवाल मैंने आपको कई बार करवा चुका हूं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। मैं कहूंगा साथियों, इस सारे प्रश्न को आप कवर कर लीजिए, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा को हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके BSSC कार्यालय परिचार में पूछा जाने वाला सवाल है। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यानी जो हमारे मुंह में लार पाया जाता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण चिकना होता है? तो वह टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके BSSC कार्यालय परिचार में पूछा जाने वाला सवाल है। योजना आयोग से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। योजना आयोग को बदल कर अब क्या नाम दिया गया है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। योजना आयोग का अब नाम बदलकर क्या दिया गया है? नीति आयोग दिया गया है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग दे दिया गया है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो मैं कहूंगा साथियों, आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बैटिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बैटिंग ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर आपका सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है साथियों? याद रखिएगा, जो चिपको आंदोलन है वो आपका वन संरक्षण से संबंधित है, यानी पेड़ बचाओ से संबंधित है। अगला नंबर सवाल है, 40 नंबर आपका सवाल है साथियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, जिसको शॉर्ट रूप में हम लोग बार्क बोलते हैं, पर इसको हम लोग शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं? बार्क। वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आपका ट्रॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ हम लोग हिंदी के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं साथियों, जो कि आपकी एग्जाम में आने वाला एकदम टारगेट प्रश्न है। मैं इसे टारगेट पर लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल आपका क्या कर रहा है? अधगर गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा
मतलब आधा पानी वाला छलकत जाए, उस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? उस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो आपको बड़ा ऑप्शन दिख रहा है ना, कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। ये वाला बिल्कुल सही है। अधगर गगरी छलका जाए मतलब जिसको कम ज्ञान है वो बहुत अधिक दिखावा करता है, या जिसके पास कम पैसा है वो बहुत अधिक दिखावा करता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 नंबर आपके सवाल को देख लेते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों? तो याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आशीर्वाद हो जाएगा। कौन सा आशीर्वाद इसमें सही लिखा हुआ है साथियों? ये बी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से जब भी लिखा रहेगा आ सी वा के ऊपर र रहना चाहिए और द रहना चाहिए। इस प्रकार से जो भी लिखा रहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आशीर्वाद ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है साथियों, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? पो प्लस में अन्न होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। पवन का संधि विच्छेद पो प्लस में क्या हो जाएगा? अन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, अभूतपूर्व बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल है साथियों, आंख फेर लेना। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ होता है उदासीन हो जाना। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाना यानी प्रतिकूल हो जाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है। मैं कहूंगा साथियों, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। अगला नंबर सवाल है साथियों, 6 नंबर आपका सवाल है, अनुज शब्द। अनुज शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुज शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों? याद रखिएगा, अनुज शब्द का सही विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो अनुज मतलब होता है छोटा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अग्रज हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है साथियों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लंबोदर कौन सा समास है? तो जब भी भगवान का नाम दे दिया जाए, लंबोदर में कौन सा समास है? जब भी भगवान का नाम दिया जाए वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर थोड़ा-सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है? हाँ, ये वाला तो सही है आपका, बहुब्रीहि वाला ये सही है, ठीक है ना? अगर आपको दे दे, कोई संख्या का नाम दे दे, जैसे में चारपाई। चारपाई कौन-सा समास है? तो इसमें 4 आ रहा है ना, जिसमें संख्या आता है वो आपका द्विगु समास है। जैसे में त्रिभुज पूछेगा, त्रिभुज कौन-सा समास है? तो द्विगु समास। चतुर्भुज कौन-सा समास है? तो द्विगु समास। जिसमें आपका संख्या आ जाएगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा साथियों, ठीक है? याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, गजानन किसका पर्यायवाची शब्द है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, गजानन किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों? तो गजानन आपका किसका होता है? तो सभी को पता है, गजानन को हम लोग और क्या बोलते हैं? गणेश बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। गजानन को और हम लोग क्या बोलते हैं? गणेश बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, छाती पर मूंग डलना। छाती पर मूंग डलना, छाती पर मूंग डलना का अर्थ क्या होता है? यानी छाती पर मूंग डलना का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल है साथियों, उत्थान शब्द का उल्टा क्या होगा? उत्थान शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्थान शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? पतन हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो गया है, नहीं तो हिंदी का भी हम बहुत सारे प्रश्न को लेके आए हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत, वीडियो मतलब काफी लंबा हो गया है। आप लोग इतना लंबा वीडियो देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग 1-2 प्रश्नों के बाद वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो स्वागत का संधि विच्छेद भी कभी कभी पूछा जाता है। तो स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस में आगत। सु प्लस में क्या होता है साथियों? आगत होता है। और यहाँ पर उपसर्ग होता है, यानी किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें सु लग रहा है ना आगे, तो सु आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। सु आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग। और आगत आपका क्या हो जाएगा? पीछे वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना? चलिए
13 नंबर आपका सवाल है साथियों, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। तो मिठास में प्रत्यय मतलब पीछे कौन सा शब्द लग रहा है? मिठास, मिठास, आस, मिठास, आस आ रहा है देखिए। तो मिठास, तो अंत में हम लोग क्या बुला रहा है? आस। तो आस हो जाएगा ना, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिठास यानी आस हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से 14 नंबर सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। जितना सवाल हो पाए, जितना सवाल हमसे मुमकिन है उस सवाल मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? तो याद रखिएगा, एकमात्र सहारा होता है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग 15 नंबर का और आज का आखिरी सवाल की बात करें, जिसका जवाब आप लोग को देना है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऐसा एक सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अच्छे से देख लेना। आकाश को हम लोग नभ बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, गगन बोलते हैं, लेकिन पावक नहीं बोलते। पावक किसको बोलते हैं बाबू? पावक हम लोग आग को बोलते हैं। पावक हम लोग किसको बोलते हैं साथियों? आग को बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और उम्मा जी के ट्रिक के इस चैनल को आप लोग क्या करना है बाबू? सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।